क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ सप्लाई, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है सप्लाई का. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई. जहां पर वर्ड आता है क्वांटिटी, वहां पे रिलेशन है प्राइस से. ठीक है, तो प्राइस से रिलेशन है. और जहां पर चेंज इन सप्लाई है वहां पर शिफ्ट है, रीजंस अदर देन प्राइस. तो इसका जहां पर चेंज इन क्वांटिटी, देखो ध्यान से ये वर्ड को, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जहां पे क्वांटिटी है, रीजन है चेंज इन ओन प्राइस. जबकि शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, रीजन इज रीजन अदर देन ओन प्राइस. जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी वगैरह वगैरह. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हम क्या बात करते हैं, वेरिएशन इन सप्लाई, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. जबकि चेंज इन सप्लाई में हम बात करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो सप्लाई कर्व सबको पता है नीचे से ऊपर जाता है, इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ठीक है, तो जो वेरिएशन है मूव अलोंग द सेम सप्लाई कर्व बिकॉज रीजन है प्राइस. प्राइस यदि P1 से P2 जा रही है तो सप्लाई Q1 से Q2 जाएगी. एंड ऊपर जाने का वे इज एक्सपेंशन और नीचे आने का इज कॉन्ट्रैक्शन. एंड प्राइस चेंज हो रही है, बाकी अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट. जबकि शिफ्ट इन सप्लाई में क्या है, राइट वर्ड इज इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड इज डिक्रीज. अब बच्चे तुम लोग एग्जाम में कहाँ कंफ्यूज होते हो वो देख लो. यदि मैं इसको डिमांड बनाती हूँ, ठीक है, यदि ये डीडी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड. क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब डिमांड बढ़ी क्योंकि प्राइस घटी. ओके, जबकि सप्लाई में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट इज एक्सपेंशन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज कॉन्ट्रैक्शन. उल्टा है डिमांड और सप्लाई का. यहाँ पे तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, मत होना. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. नाउ सब डिमांड से कंपेयर करो इंक्रीज और डिक्रीज. ठीक है, ये तुम्हारा डीडी डिमांड कर्व है. राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड, leftward shift decrease in demand, and same is in supply. rightward increase, leftward decrease. इसमें change नहीं है, but expansion और contraction opposite है डिमांड के और सप्लाई के. वापस से बोल रही हूँ, change in quantity supplied, quantity मतलब reason is change in own price. change in quantity supplied में variation होता है जिसके दो parts होते हैं, expansion and contraction. डिमांड में upward movement on same demand curve is contraction, downward movement on same demand curve is expansion. But in supply it is just the reverse. Upward movement on same supply curve is expansion, downward movement on same supply curve is contraction. and यहाँ पर आप गलती करते हैं जो आपको नहीं करनी है. अब देखो, अपवर्ड मूवमेंट क्या है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी. एज ए सप्लायर यू वांट टू सप्लाई मोर, तो प्राइस बढ़ेगी तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे, बिकॉज इच्छा तो मन में यही रहती है ना, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है. डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है, प्राइस कम होगी तो तुम उस चीज की सप्लाई कम करोगे. यू विल ट्राई टू फाइंड वेज. मान लो तुम दो चीज उगा रहे थे, व्हीट एंड बार्ले. व्हीट सस्ता हुआ है तो तुम्हारा मन क्या करेगा, अगली बार जितनी भी जमीन है उस पर मैं बार्ले उगा देता हूँ, बार्ले महंगा है तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कर सकूंगा ना. तो कोई भी इंसान के पास एक लिमिटेड मीन्स होते हैं, उस लिमिटेड मीन्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेस्ट यूज करके अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. तो यदि प्राइस कम होगी या प्राइस फॉल होगी तो सप्लाई कम होगी ही, देयर विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट. व्हाई? on the same supply curve called as contraction, because the supplier will not be interested to supply goods at that price. He will try to find options. अब ये छोड़ के मैं क्या उगाऊं so that मेरा प्रॉफिट बढ़े. यहाँ तक it's okay? Is it okay? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arc elasticity of supply, delta S यानी कि change in supply upon S1 plus S2, ठीक है, into, देखो
यदि मैं बोलूं कि सप्लाई का मेरे को चाहिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी जो भी है अपॉन परसेंटेज इन प्राइस। वही आर्क में यदि ढूंढने की कोशिश करोगे, डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन सप्लाई अपॉन S1 प्लस S2 इंटू P1 प्लस P2, दैट इज जो पहले प्राइस थी जो बाद में प्राइस है ऐड करो अपॉन डेल्टा P, दैट इज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला लर्न करके रखो, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये फॉर्मूला होता है। सम्स के बारे में अभी मत सोचो, वो आगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद डेरिवेटिव फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। सिर्फ डेरिवेटिव फॉर्मूला का फॉर्मूला लर्न करने बोली हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स आई एम आस्किंग नाउ। फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास तक इसमें डेरिवेटिव लेकिन है क्या इसमें, ये वाले डेरिवेटिव में डी बाई डी क्यू या पी है ही? मतलब बेसिकली तुम डिराइव कर रहे हो कि है ना किस हद तक जाएगी इलास्टिसिटी, तो तुम्हारी प्राइस चेंज होती है उससे तुम्हारी क्वांटिटी सप्लाइड कितनी चेंज होती है, दैट यू आर ट्राइंग टू एड्रेस। तो क्वांटिटी का चेंज अपॉन ओरिजिनल चेंज, पहले क्या प्राइस थी उससे नीचे मतलब चेंज इन प्राइस कितना है, तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिराइव कि तुम्हारी सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करती है टू चेंज इन प्राइस। ओके, बट मैंने अभी एक भी सम नहीं कराया है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने बोला है और कुछ भी करने नहीं बोला है। ओके, प्राइस मैकेनिज्म आएगा एग्जाम में या आ सकता है एग्जाम में। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई बोथ टेकिंग एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी। जैसे मैंगो का सीजन आता है तो लोग मार्केट में मैंगो देखते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं कि मैंगो आया चलो खरीद के खाएंगे, एंड सप्लाई भी बढ़ रही है क्योंकि फार्मर भी पेड़ों से तोड़ रहा है, फार्म से तोड़ रहा है और मार्केट में डाल रहा है। तो ऐसा होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीज एट द सेम टाइम। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, लिखा है यहाँ, दिख रहा है तुमको, एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसको बना के बताते हैं कैसे होगा ये। पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी थी, ठीक है, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल डिमांड यहाँ था एंड ओरिजिनल सप्लाई ये है, ठीक है। अब डिमांड बढ़ी, मैंगो की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड को विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट ना, हमेशा डिमांड बढ़ने पे राइटवर्ड शिफ्ट। सप्लाई बढ़ी तो भी राइटवर्ड शिफ्ट है, तो सप्लाई का राइट क्या हुआ, ये ओरिजिनल सप्लाई है तुम्हारी, सप्लाई को भी राइटवर्ड शिफ्ट करो तो नया जो आएगा मेरे पास वो S1 आएगा, ठीक है। तो नया राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई का, तो देखो आप कि आपको है ना कहाँ पे नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था। अब मैं प्राइस को आगे बढ़ाऊं तो ये मुझे यहाँ मिल रहा है और यहाँ क्वांटिटी नहीं Q1 मिल रही है, तो इक्विलिब्रियम E पहले था, अभी नया इक्विलिब्रियम E1 है और मेरी ओरिजिनल प्राइस जो थी वही है। जब मेरा डिमांड भी बढ़ता है और जब मेरी सप्लाई भी बढ़ती है, डायग्राम ड्रॉ करके सोचने का टाइम तुमको एग्जाम में नहीं मिलेगा, तो तुमको याद रखना पड़ेगा जब मेरी डिमांड भी बढ़ रही है और जब मेरी सप्लाई भी बढ़ रही है तो प्राइस रिमेन सेम। दिख रहा है ना अभी कि प्राइस पहले E थी, अभी E1 इक्विलिब्रियम E था और E1 है, प्राइस रिमेन सेम और क्वांटिटी Q से Q1 बढ़ गई है। इक्विलिब्रियम आउटपुट राइजेस, इक्विलिब्रियम आउटपुट राइजेस, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब डिमांड भी बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है तो वो आपको सिर्फ ऑप्शन लिख के देंगे, उसमें आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट राइजेस। आ गया समझ में? अरे इतना कितना से हो गए, जवाब तो दे दो। हाँ मैं समझा। ओके, कुछ अच्छी आवाज भी सुनने को दो, तुम भी बोलो वापस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस, सब्स्टिट्यूट ये नहीं तो ये, उसकी प्राइस बढ़ गई है। जैसे मैं कोको कोला बेचती हूँ, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस, तो मेरी डिमांड बढ़ेगी कि घटेगी, तुम खुद ही सोचो। मेरा राइवल ने प्राइस बढ़ाई तो मेरी डिमांड तो बढ़नी है ना,
और डिमांड बढ़नी है मतलब डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, लेकिन मैंने मेरी प्राइस चेंज नहीं की थी तो पी तो वही रहेगा, तो ये इंक्रीज का मामला हो गया। शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि मैं सेम प्राइस पे थी, अभी भी सेम ही प्राइस पे हूँ, मेरे राइवल ने प्राइस बढ़ा दी, मेरी डिमांड बढ़ गई, तो इंक्रीज इन डिमांड का केस है। उसमें एग्जाम में वो तुमको टेम्प्ट करेंगे कि तुम कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, वेरिएशन पे टिक लगा के आओ, पर सब्स्टिट्यूट की प्राइस राइज हुई या फॉल हुई, मेरी तो कुछ हुई नहीं थी, तो इंक्रीज का केस होगा। व्हेन प्राइस ऑफ इनपुट फॉल्स, मतलब देखो कोई भी प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल इनपुट लगता है वो सस्ता होगा, हर एक प्रोड्यूसर का एक बजट रहता है, उस बजट में रह के उसको काम करना है, तो यदि इनपुट सस्ता हुआ उसके पास ज्यादा पैसा रह जाएगा तो उस पैसे से वो ज्यादा प्रोडक्शन करके सप्लाई बढ़ा देगा। When price of input falls, supply rises. It is case of increase in supply. यहाँ पे फिर से expansion of supply मत लिख के आना, प्राइस फाइनल प्रोडक्ट का नहीं चेंज हुआ, इनपुट का चेंज हुआ, तो इट इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। नेक्स्ट, if there is increase in supply, equilibrium price will fall and output will rise. If there is increase in supply, supply बढ़ी है मार्केट में, तो अब इतने सारे सामान को बेचने के लिए प्राइस तो गिरानी ही पड़ेगी ना, तो equilibrium price will fall. देखो ना, तुम स्टार्टिंग में जब मैंगोज मार्केट में आते हैं वो कुछ भी चार्ज करते हैं, 1200 रुपए दर्जन, 1500 रुपए दर्जन, अल्टीमेटली इतने मैंगोज हो जाते हैं मार्केट में कि वो 300 रुपए दर्जन पे आ जाते हैं। सो एक बार मार्केट में सप्लाई बढ़ना चालू होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होती है एंड आउटपुट राइज होता है। ठीक है, अभी तक पता ही चल गया होगा कि ये शायद बहुत मैंगो खाती है, ये हमेशा मैंगो का ही एग्जांपल देती है। ओके, सो इंक्रीज इन सप्लाई, यदि इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल, क्योंकि इतनी सारी सप्लाई को बेचना है तो प्राइस गिराओ, एंड आउटपुट राइज हुआ है तभी तो सप्लाई इंक्रीज हुई है। ठीक है, यदि किसी चीज की डिमांड डिक्रीज हुई, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, टाइपराइटर की डिमांड घटी और कंप्यूटर्स की डिमांड बढ़ी, तो यदि डिमांड डिक्रीज होगी तो उस चीज को बेचने के लिए एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस को गिराना पड़ेगा उसको, और अल्टीमेटली जब वो बिक ही नहीं रहा है तो वो नया प्रोडक्शन करके क्या करेगा, गोडाउन में इकट्ठा करेगा और फिर गोडाउन का भी रेंट देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो व्हेन देयर इज डिक्रीज इन डिमांड, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस को बेचारे प्रोड्यूसर को गिराने पड़ता है, सो प्राइस विल फॉल, एंड किसी चीज की डिमांड कम होती है तो वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, आउटपुट विल ऑल्सो फॉल। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, किसी चीज की कमी हो रही है, मान लो हमारे पास इतनी सारी, सबके पास गाड़ियां हैं, तुम लोग चलाते हो, पेट्रोल पे चल रही हैं, और पेट्रोल की कमी हो गई, नहीं आ रहा है पेट्रोल, तो जो है उसकी प्राइस बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, एज ए सप्लायर, कमी है, जो ज्यादा पैसे दे के खरीद सकता है उसको बेच दो। तो व्हेन देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई, प्राइस विल राइज एंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई है, सप्लाई कम हुई है, तो उसकी प्राइस विल राइज। ठीक है, और ये सब पास पेपर्स में पूछा हुआ है, इसलिए बड़े ध्यान से, कुछ नहीं आता है पूछो मुझसे। When increase in demand is greater than increase in supply, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, पर डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है सप्लाई से, हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। देखो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, सबको पता है ना अभी डीडी और एसएस का, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। डिमांड बढ़ रहा है पर सप्लाई से ज्यादा बढ़ रहा है, तो डिमांड का देखो ज्यादा बढ़ाना है तो ये जो गैप है ना, वो गैप में ज्यादा रख देती हूँ। डिमांड D1, डिमांड बढ़ा लेकिन जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हुआ है पर कम से, तो इन दोनों का गैप जो है वो कम है, S1 तो नया ये D1 और S1 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, अब ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये देखो प्राइस को क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, P से P1 हो जाएगी, एंड क्वांटिटी भी बढ़ेगी, Q
Q1 हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस विल राइज क्योंकि डिमांड ज्यादा है, लोग ज्यादा मांग रहे हैं, जितना तुम्हारी सप्लाई बढ़ रही है पर उतनी क्वांटिटी से नहीं जितना लोग डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इस केस में प्राइस विल राइज, प्राइस को बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एंड क्वांटिटी विल आल्सो राइज, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो जब डिमांड और सप्लाई इक्वली बढ़ते हैं तो प्राइस इज कांस्टेंट, बट जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तब क्या होगा, प्राइस विल राइज एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो इंक्रीज। अब ये हो सकता है डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, बट डिमांड कम बढ़ रही है और सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, तो मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगी तो उसको ज्यादा को बेचने के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम देखो, and after understanding learn it children, it will save your time in the paper, nothing else। समझ में आ गया, लर्न करो उसको। देखो डिमांड बढ़ी है डी से D1 थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, बम्पर मान लो कोई फसल हुई है बहुत सप्लाई बढ़ गई S से S1। तो जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, तो ज्यादा कैसे बेचेंगे, प्राइस को गिरा के। तो ये P से P1 प्राइस गिरी और Q से Q1 क्वांटिटी, तो प्राइस विल फॉल एंड आउटपुट विल राइज इन द केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। चलो अब इसको समराइज करते हैं 3 केसेस को। देयर आर 3 केसेस, डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस इक्वली, दैट इज फर्स्ट केस। उस केस में तुम्हारा प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट, एंड तुम्हारी क्वांटिटी बढ़ जाती है सप्लाई की। देन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों बढ़ रहे हैं बट डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है सप्लाई से। एंड थर्ड केस इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, जो जस्ट हमने किया। ध्यान रखो इन ऑल 3 केसेस प्राइस में राइज, फॉल और रिमेन कांस्टेंट, बट आउटपुट विल राइज। अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ, इंडिविजुअली तीनों कंडीशन पूछे गए, बट क्या तुमको ये याद रहेगा एग्जाम के लिए कि इन तीनों केसेस में आउटपुट तो बढ़ा ही था। देखो चाहे डिमांड और सप्लाई इक्वल बढ़े, चाहे डिमांड ज्यादा बढ़े सप्लाई से, चाहे सप्लाई ज्यादा बढ़े डिमांड से, तीनों केसेस में लर्न करो बेटा अभी, आउटपुट विल राइज। तीनों केसेस में हमने देखा ना, Q से Q1 गया आउटपुट विल राइज, बट प्राइस इन 3 केसेस, प्राइस में राइज, प्राइस में फॉल एंड प्राइस में रिमेन कांस्टेंट। तो तुम खुद दिमाग लगाओ, एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, एक में कांस्टेंट, एक में डिमांड ज्यादा, एक में सप्लाई ज्यादा, उसमें क्या चीज है जो राइज ही होगी। तो आंसर क्या होगा, आउटपुट विल राइज बट प्राइस में रिमेन कांस्टेंट, में राइज और में फॉल। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बता दिया मैंने। The supply of bottled water decreases, बिस्लरी वगैरह तुम पीते ही हो ना, बॉटल वाटर, उसकी सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होते प्राइस को बढ़ना पड़ेगा। द इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सप्लाई कम हो गई है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज। दिस इज एग्जाम का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ड्यू टू हॉट वेदर सप्लाई ऑफ मैंगो इंक्रीजेस, फिर से मैंगो, ठीक है। ड्यू टू हॉट वेदर, गर्मी में ही आते ना, मई में कितने आम भरे होते हैं मार्केट में। ड्यू टू हॉट वेदर सप्लाई ऑफ मैंगो इंक्रीजेस एंड डिमांड फॉर मैंगो आल्सो इंक्रीजेस, सबको आम खाने पसंद है। द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज व्हाट विल हैपन, जब भी सप्लाई भी बढ़ रही है एंड डिमांड भी बढ़ रही है, द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज व्हाट विल इंक्रीज एंड प्राइस प्राइस क्या हो सकता है, might rise, might fall, might not change, तीनों हो सकता है ना प्राइस का केस तो, बट सप्लाई तो बढ़ने ही वाली है। 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वो स्ट्रॉबेरी लगा के भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैसे पूछा था, ड्यू टू सो एंड सो वेदर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरी इंक्रीज, द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी बॉट, मतलब क्या करना है, तो तुमको ये बोलना है कि प्राइस
might rise, might fall or might not change, but जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज ही होगी. तुम ढूंढो, तुमको मिलेगा. उन्होंने एग्जाम में स्ट्रॉबेरीज करके पूछा था. 24th, if supply of camera increase due to increase in imports, that is demand is also increasing. सुनो, तुम कोई चीज अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो, यदि तुम्हारे कंट्री के लोगों के काम की नहीं है तो तुम क्यों इंपोर्ट कर रहे हो? तो उसने ऐसे बोला ही नहीं डायरेक्टली कि है ना तुम्हारी कंट्री में किसी चीज की डिमांड बढ़े. उसने सिर्फ इतना सा बोला, तुम अपनी कंट्री में कैमरा इंपोर्ट कर रहे हो, तुमको खुद को समझना पड़ेगा कि मैं इंपोर्ट तभी तो करूंगा जब मेरी कंट्री के लोग किसी चीज की डिमांड बढ़ा रहे हैं. आज यदि लैपटॉप का इंपोर्ट बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है बिकॉज पीपल ऑफ योर कंट्री आर डिमांडिंग लैपटॉप्स. तो उसने एग्जाम में सिर्फ इतना ही बोला, सप्लाई ऑफ कैमरा इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, मतलब डिमांड बढ़ी. खुद से समझो, डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज इंपोर्ट्स इज इंक्रीजिंग. सो जब डिमांड बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या होगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, इट विल इंक्रीज. मतलब डायरेक्ट तुमको हिंट ही नहीं दिया, सिर्फ इतना डिमांड इंक्रीज होगी बोला ही नहीं, सिर्फ इतना सा बोला इंपोर्ट्स विल इंक्रीज, इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग. तो इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग, व्हाई? बिकॉज पीपल ऑफ योर कंट्री आर डिमांडिंग. खुद से समझो. नाउ डिमांड इज इंक्रीजिंग तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज. समझ में आया पॉइंट नंबर 24? हाँ मानस, पूछ बेटा. बट मिस इंपोर्ट इसलिए भी तो इंक्रीज हो सकता है कि समझ लो प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो हम इंपोर्ट भी वैसे भी बढ़ा सकते हैं ना. एक मिनट, डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशन है? इनवर्स की डायरेक्ट. कोई चीज महंगी होगी तब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ. सप्लाई और प्राइस का तो डायरेक्ट है ना. हाँ सप्लाई, बट प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ाएगा ना, तो इंपोर्ट भी बढ़ेगा. अरे रुको, तुम्हारे यहाँ पे इंपोर्ट की बात हो रही है. इंपोर्ट में हम क्या बोल रहे हैं? यू आर आस्किंग गुड्स in your country, people are demanding more. When you talk about exports, you are supplying more. When you talk about exports, that time you supply more. When you talk about imports, your people in the country are demanding more. Correct or not? अरे imports में what is imports? You are getting goods, material, services from people outside the country to your country. That is import, because people are demanding more. But what is exports? तुम बाहर बेच रहे हो, तो एक्सपोर्ट में ज्यादा तब करूंगी जब तुम्हारी कंट्री के लोग सप्लाई ज्यादा करे, एंड इंपोर्ट्स तुम्हारी कंट्री के लोग डिमांड ज्यादा करे. हाँ, इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा है जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, घूम के पॉइंट है. ये हो सकता है जो मानस ने बोला उसको थोड़ा और घुमाते हैं. देखो, मैं इंपोर्ट ज्यादा कर रही हूँ लेकिन रॉ मटेरियल का इंपोर्ट कर रही हूँ. मान लो कि मैं कोई है ना मटेरियल खरीदती हूँ जिससे कि मैं बैग्स बनाती हूँ और वो बैग्स में बेच देती हूँ, तो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ज्यादा करने के कारण भी मेरी सप्लाई बढ़ सकती है. दैट इज वन थिंग कि तुम ध्यान रखना कि यदि रॉ मटेरियल का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट मतलब डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रही हूँ और उस प्रोडक्ट को यूज करके मैं फिनिश गुड्स बना रही हूँ और फिनिश गुड्स में वापस दूसरे की कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हूँ या मेरी कंट्री में कंज्यूम हो रहा है, व्हाट एवर इट इज. बट रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा? तो रॉ मटेरियल क्योंकि मेरी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, सप्लाई बढ़ेगी. अब आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया ये. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, मतलब एग्जाम में आ चुका होगा या आने का चांस होगा. इफ न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक द पीसी कम्स, नई टेक्नोलॉजी आई है. देखो, टेक्नोलॉजी वर्ड डिमांड से रिलेटेड नहीं है, नई टेक्नोलॉजी वर्ड सप्लाई से रिलेटेड है. ये थोड़ा सा अपना दिमाग को शार्प करो. इधर टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी यूज करके मैं बहुत सारा प्रोडक्शन कर सकती हूँ. मैं तुमको एक एग्जांपल देती हूँ. हैंडलूम, पावरलूम. हैंडलूम में हाथ से बनाते, बहुत ब्यूटीफुल चीजें लोग बनाते हैं, तो लेकिन शायद दिन का 10 यूनिट बना के बस हो जाएगा, बिकॉज इट इज हैंडलूम. नो, इट विल टेक टाइम. पावरलूम बड़े बड़े मशीन्स है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, वो एक दिन में शायद वो 10,000 यूनिट्स भी बना ले.
तो टेक्नोलॉजी वर्ड आके डिमांड को हाथ मत लगाना बेटा, यू आर फॉलोइंग इन अ ट्रैप देन। नई टेक्नोलॉजी यूज करके हम पीसी बना रहे हैं, मीन्स योर सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो वो तुमको एग्जाम में ऐसे प्लेट में परस के नहीं देगा, अरे टेक्नोलॉजी है तो तू सप्लाई देख, डिमांड मत देख, वो तुम देखो, ठीक है ना। तो नया टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज होना ही है। एंड इंडिविजुअल, ऐसा क्यों हो रहा है? इफ न्यू टेक्नोलॉजी टू मेक पीसी कम्स एंड इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजेस ऑफ पीसी, जैसे कि अभी हुआ ही ना कोरोना में, जिसके घर में नहीं थे पीसी आए, लैपटॉप्स आए, बिकॉज पढ़ाई, इंडियन पेरेंट्स कुछ भी रोक सकते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं रोकेंगे, वो कुछ भी करेंगे। आई थिंक देयर आर पेरेंट्स यू सी इंटरव्यू, शायद एक टाइम खा के भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देंगे। और अभी तो लैपटॉप पीसी नेसेसिटी हो गया है, पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन है, तो क्या करेंगे फिर? तो इंडिविजुअल ने नए नए यूजेस फाइंड आउट किए टू यूज अ पीसी, तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हुई। तो एक टेक्नोलॉजी वर्ड से पूरा क्वेश्चन घुमा दिया इसने। नई टेक्नोलॉजी टू मेक पीसी कम्स, इसका मतलब सप्लाई बढ़ेगी। एंड उसी समय में इंडिविजुअल डिस्कवर्ड न्यू यूजर ऑफ पीसी, जो कि अभी हुआ है इंडिया में, कि पीसी से हर बच्चा लैपटॉप पे बैठा है या पीसी पे बैठा है, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, तो डिमांड भी बढ़ी ना। एंड आई थिंक दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन। आई थिंक टेक्नोलॉजी से सप्लाई भी बढ़ी, जैसे ही तुमने न्यू यूजर्स ढूंढे किसी चीज के, डिमांड भी बढ़ी। सो क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस एंड प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो तुमको फंसाएगा फिर से, इसने कितने से तो बताया नहीं है। तो प्राइस तो राइज भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और फॉल भी हो सकती है। अभी हमने केसेस किए थे, प्राइस तो कांस्टेंट, राइज, फॉल तीनों हो सकती है। तो जैसे ही वो लिखेगा प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तुमको वो तीनों डायग्राम याद आने चाहिए कि ठीक है मैंने माना कि सप्लाई भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है, बट कितने से वो तुमने नहीं बताया है कि डिमांड सप्लाई के इक्वल है या डिमांड सप्लाई से ज्यादा है या डिमांड सप्लाई से कम है। तो इतना तो मुझे श्योर है कि Q1 तक जाएगा, दैट इज क्वांटिटी विल इंक्रीज, बट प्राइस का क्या? प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये इसका रूल है कि प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इसी पे टिक लगा के आना है। और तुम देखो बच्चे ये छोड़ देंगे कि प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड कैसे हो सकता है, जबकि आंसर यही है कि प्राइस कम, क्योंकि तुमने कितने से हुआ ये नहीं बताया, तो मैं भी नहीं बता सकती कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी, मतलब राइज होगी या फॉल होगी, इवन आई कांट कमेंट। तो आंसर ये है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब फर्स्ट टाइम आया था तो आई थिंक मोस्ट बच्चों ने गड़बड़ कर दिया था इधर। नेक्स्ट, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम होता है, अभी तो हम सबको पता है। जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, मतलब लोग ज्यादा मांग रहे हैं और सप्लायर इतना बना के सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उस समय क्या होगा? प्राइस बढ़ेगी। सो कंपटीशन अमंग बायर राइजेस टू बाय द प्रोडक्ट। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो कंपटीशन किसके बीच में बढ़ रहा है? बायर के बीच में, टू बाय द प्रोडक्ट। और प्राइस क्या होगा? प्राइस विल राइज। नेक्स्ट, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, अब सप्लाई, ज्यादा लोग सप्लाई करके मार्केट में डालना चाहते चीजें, तो कंपटीशन कौन करेंगे? सेलर या प्रोड्यूसर। तो सेलर कॉम्पीट्स टू क्लियर द स्टॉक्स एंड इसके लिए अपनी प्राइस गिरा देंगे, प्राइस विल फॉल। सो क्वेश्चन नंबर 25 and 26 आर वेरी इंपॉर्टेंट। Children, any question you want to ask till here, I will wait. जाऊं क्या आगे? हाँ मिस। एग्जाम का क्वेश्चन देखो, इन्होंने है ना सब 3 डिमांड कर्व दे दिए, 3 सप्लाई कर्व दे दिए, D1 and S1, D1 and S1 ओरिजिनल कर्व है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है। अब वो पूछता जा रहा है कि कौन सा कर्व कहाँ जाएगा, तुम बताते जाओ, इजी है। व्हेन इनकम राइजेस, इनकम बढ़ी है, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस। इनकम बढ़ने से डिमांड पे क्या असर होगा, पहले ये बताओ। राइज होएगा ना मिस, क्योंकि उनका परचेज हाँ, तो इनकम बढ़ने के कारण ये डिमांड कर्व इधर गया, ठीक है, एंड
प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब अभी इनपुट्स महंगे हो गए तो सप्लाई में इंक्रीज करूंगी कि डिक्रीज करूंगी, डिक्रीज। है ना। तो राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज के लिए होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट रिपीट डिक्रीज करना के ना, लिए। आपने क्या बोला एक बार? देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो महंगे हो गए एंड इट इज अ नॉर्मल गुड, तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? तो देखो डिमांड कर्व तो D1 से D2 चला गया, सप्लाई कर्व S1 से S3 चला गया, तो नया पॉइंट कहाँ मिला? पॉइंट नंबर 2, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनालाइज मार्केट ऑफ गुड्स एट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाई डिक्लाइंस। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कैसा गुड होता है? साथ में या अलग अलग कंज्यूम करने वाला। एट सेम टाइम देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट, मतलब तुम ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो जब तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा सप्लाई कर्व किधर जाएगा? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइट। तो इसको राइट पे जाएगा ना? इसको राइटवर्ड करो। एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका प्राइस कम हुआ तो उसका डिमांड तुम बढ़ाओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कम हुआ तो तुम्हारा भी तो गुड्स ज्यादा डिमांड होगा ना, तो इसको भी राइट डालो। तो नया मतलब ये भी नीचे और ये भी इधर, तो नया पॉइंट क्या मिल गया? पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं। हेवी रेन कॉज्ड हैवॉक इन राइस क्रॉप, खराब। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो रेन हो गई, रेन से तो फसल सारी खराब हो गई ना, तो 1 से सप्लाई कम हो गई और डिमांड के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो सप्लाई कम हो गई, तो नया पॉइंट नंबर 3 मिला। नेक्स्ट देखो। कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स प्राइसेस टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन नेक्स्ट ईयर। जब फ्यूचर में वो सोचते हैं कि प्राइस बहुत बढ़ेगी तो अभी डिमांड को वो बढ़ाएंगे, है ना, तो दे विल इंक्रीज डिमांड। एंड सप्लाई के बारे में तो कुछ कहा नहीं उन्होंने, तो फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगी इसलिए वो अभी डिमांड बढ़ा देंगे। तो 1 से लेकर अभी डिमांड बढ़ाने पे ये 5 मेरे को मिल गया, सप्लाई के लिए कुछ नहीं बोला इसलिए नया पॉइंट 5 हो गया। ओके, सो चिल्ड्रन